ले जी, मामले को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। किताब खामोशी से चुपके चुपके हमें कुछ बताना चाह रही है, लेकिन बेचारी बता नहीं पा रही। तो वक्त आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि किताब हमें बताना क्या चाह रही है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ एक टॉपिक इसमें ऐसा है जो पेमेंट्स का, जो कि मिसअलाइंड है, यहां नहीं होना चाहिए था, वो चैप्टर 7 में डाल देते हैं। लेकिन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होगा। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है तो हम कहते हैं कि एक ऐसा एग्रीमेंट बन गया है विच इज नाउ एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ ना रहे, जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा हो कि अब वो कानूनी तौर पे उसकी मौजूदगी खत्म हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म हो सकता है? परफॉर्म होकर भी खत्म हो सकता है, ब्रीच की वजह से भी खत्म हो सकता है, वो जो एक बंदा दूसरे को इनकार कर देता था उस वजह से भी खत्म हो सकता है, कोई इम्पॉसिबिलिटी आने से भी खत्म हो सकता है, इलीगैलिटी से भी खत्म हो सकता है, बाहमी रजामंदी से भी खत्म हो सकता है। तो चैप्टर 6 आपको टेक्निकली बगैर एक फ्लो चार्ट बताए आपको कुछ बातें बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है परफॉर्म होने से, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है अटेम्प्ट टू परफॉर्म से, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है ब्रीच से, इम्पॉसिबिलिटी से, इलीगैलिटी से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं वो अब लोगों पे बाइंडिंग ना रहे। अब कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा हो और उसमें कोई लीगैलिटी ना हो। क्यों? क्योंकि वो तो परफॉर्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो एक बंदे ने अटेम्प्ट किया था परफॉर्म करने का, दूसरे ने इनकार कर दिया, तो अब उसने जब जुर्माने शर्माने वो सब ले लिया तो खत्म हो गई कहानी। क्यों? ब्रीच हो चुकी है। अब ब्रीच हो गई है तो ब्रीच वाली कहानी चलेगी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं परफॉर्म होने वाला। इम्पॉसिबल हो गया, किसी वजह से कोई सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, कोई और मसला हो गया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता। इलीगैलिटी, अचानक से इलीगल हो जाए तो भी आप उसे परफॉर्म नहीं कर सकते, वो भी अब बेकार हो गया। और आपस में बाहमी रजामंदी से अगर कॉन्ट्रैक्ट की नोयत बदल दें, अल्फाज बदल दें, पार्टीज बदल दें, कोई और चेंज कर दें, या खुद ही से कहते हैं यार खत्म कर देते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इनमें से किसी भी वजह से खत्म हो सकता है। आप याद करें ब्रीच में लिखा हुआ था कि ब्रीच कहते हैं ऐसा खत्म होने को जहां पे एक बंदे ने धोखा दिया हो, एक बंदे ने परफॉर्म ना किया हो, अनलेस वो वाली जगह हो जहां लॉ ने उसे एक्सक्यूज कर दिया हो। तो इम्पॉसिबिलिटी लीगैलिटी में लॉ एक्सक्यूज कर देता है। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करती हैं। तो एक दफा थोड़ा सा आगे चल के डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Discharge of contract. A contract is said to be discharged either by performance, या तो परफॉर्म होने से, और when contractual relation between the parties to a contract are terminated, या contractual relation खत्म हो जाए, terminate हो जाए। एक तो ना परफॉर्म हो गया और एक ये कि ब्रीच हो गई, धोखा हो गया, आप अदालत ले गए किसी को, और comes to an end अदरवाइज। तो एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का मतलब है कि या वो परफॉर्म हो जाए, या वो किसी वजह से टर्मिनेट कर दिया जाए, या फॉर एनी अदर रीजन वो एक एंड की तरफ आ जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट का बनना और था और अब कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना। तो ये चैप्टर में बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म किस तरह से होगा। जब ये हमें बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म किस तरह से होगा, तो ये आपको सबसे पहले डिस्कशन करता है परफॉर्मेंस और अटेम्प्ट टू परफॉर्मेंस पे। ब्रीच पे हम डिस्कशन नहीं करते, मैंने आपको कहा था चैप्टर 6 को 9 के साथ जोड़ना है। 9 में ब्रीच वाली बातें हैं, फिर इम्पॉसिबिलिटी वाली बात यहाँ पे ज्यादा है, इलीगैलिटी वाली बात हमने कहीं और ऑलरेडी पढ़ी हुई है, और इसी तरह से म्यूचुअल एग्रीमेंट वाली बात इस चैप्टर में है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट आपको डिफरेंट तरीके बता रहा है कि बना हुआ चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म हो सकता है। अब एक एक करके पढ़ते हैं इसमें कि चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे खत्म होगा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी थी? परफॉर्म या अटेम्प्ट टू परफॉर्म।
When contract is performed, a contract is said to have been performed when the parties to contract either perform or offer to perform their respective promises. कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हम तब काउंट करेंगे जब या तो असल में परफॉर्मेंस हो गई हो या एक बंदे ने कम से कम कोशिश की हो कि वो परफॉर्म करे। किताब को लगा आपको बात नहीं समझ आई। उन्होंने कहा पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, या परफॉर्म करेंगे या याद है वो जो पेंट वाला आया था कि हाँ भाई मैं पेंट करने आया हूं, या ऑफर टू परफॉर्म करेंगे अनलेस इट इज डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर, अनलेस के लॉ ने आपको किसी जगह पे रोक दिया हो। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म का मतलब है कि या तो आप असल में परफॉर्म करेंगे या आप कहेंगे कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूं। किताब को अभी भी लगा नहीं समझ आया। उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे कहते हैं। व्हेन प्रोमिसर हैज मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसरी, इट इज कॉल्ड एन। जब टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपने असल में परफॉर्म कर दिया तो ये कहलाएगी परफॉर्मेंस। तो फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होगी? व्हेन प्रोमिसर हैज मेड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसरी। आपने ऑफर टू परफॉर्म किया लेकिन उसने उसको कबूल नहीं किया। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का एक दूसरा नाम भी है टेंडर। तो जब टेंडर की बात आती है तो फिर किताब जज्बाती हो जाती है और फिर किताब कहती है कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को समझना बड़ा जरूरी है। तो एक है परफॉर्मेंस जो नजर आ रहा है, एक बंदे ने काम कर दिया, भाई उसने चलगोजे देने थे, चलगोजे दे दिए, इसने पैसे देने थे, पैसे दे दिए। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में क्या होगा? वो कह रहा था मैं चलगोजे लेके आपके पास पहुंचूं और आपने कहा जी मैं तो नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए गया हुआ हूं, बात 25 तारीख की हुई भी थी, तो उसने परफॉर्म करने की कोशिश की और आपने उसको परफॉर्म नहीं करने दिया। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में वो बंदा आजाद हो जाता है जिसने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दी है और फिर वो अदालत से जाके अपनी कंपनसेशन मांग सकता है। लेकिन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब तब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होगा जब उसमें कुछ बातें पूरी हो रही हो। वो बातें क्या होंगी? अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर खान साहब ने राब्ता करके कहा कि जी आज 25 तारीख है, अगर तो मेरे पास स्टॉक आ गया तो फिर मैं आपके पास डिलीवर करने शायद आ जाऊं, ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए। भाई मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूं, बताओ, ठीक है, कंटिजेंट हो गई बात, तो ये नहीं होना चाहिए, कंटिजेंट ना हो, इसमें कंडीशन नहीं होनी चाहिए। देन प्रॉपर टाइम पे हो। अब खान साहब के पास जो है वो रात में वो पहुंचा ट्रक जिसमें से सामान निकला, खान साहब बड़े जज्बाती हुए थे, रात 3 का टाइम था, हमने कहा 25 तारीख तो चढ़ गई है, तो उन्होंने जनाब फौरन से कॉल मिला दिया कि हाँ भाई आ जाओ, माल तैयार है। आपने कहा खान साहब रात 3 का टाइम है, को मुनासिब बात करें। तो अगले दिन आप जब सामान लेने पहुंचे, उसने कहा मैं तो तुमको राब्ता किया था, तुमने इनकार कर दिया, तो अब तो मैंने नहीं सप्लाई करना और मैं अदालत जाके कंपनसेशन भी मांगूंगा। तो आप कहेंगे नहीं भाई ये मुनासिब टाइम नहीं था। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस अनकंडीशनल हो, मुनासिब टाइम पे हो, मुनासिब जगह पे हो, ठीक है। 25 तारीख को वो बंदा अपने बीवी के साथ शॉपिंग कर रहा था और बीवी को जूते दिला रहा था और जूते पकड़ पकड़ के बीवी के पाँव में पहना के उसे चेक कर रहा था। खान साहब पहुंच गए और करीब आगे का माल चाहिए, कहेगा खान साहब कुछ बात करो, कुछ जगह सही होनी चाहिए, ये मुनासिब जगह नहीं है, मैं यहाँ इधर आपसे चलगोजे लेता अच्छा नहीं लगूंगा, मैं मतलब इस वक्त एक शॉपिंग की जगह पे आया हूं और मैं एक इंतहाई जरूरी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का दिन इतना बड़ा है और ये मुनासिब जगह नहीं है। आप मेरी या तो ऑफिस आए होते या आप कोई कारोबारी जगह पे आए होते, तो जगह भी ठीक होनी चाहिए, सही जगह पे, सही टाइम पे, अनकंडीशनल। प्रोमिसरी के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो देखे कि क्या प्रोमिसर एबल और विलिंग है या नहीं है। 25 तारीख को जो है वो खान साहब ने कहा कि हाँ भाई मैं फिर आपके पास जो है वो चलगोजे भिजवाने लगा हूं, आप बताएं आप क्या कहते हैं। आपको भी बताया कि खान साहब एमी ब्लफ कर रहे हैं, सामान उनके पास आया कोई नहीं होना। तो आपने कहा अच्छा चलें एक दफा मुझे दिखाएं कि आपके पास जो वो चलगोजे आए हैं वो कौन कौन से हैं और मैं देखूंगी मेरी जिस तरह के चलगोजे की आपसे बात हुई थी क्या ये वही चलगोजा है। तो ये प्रोमिसरी इसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो वो ये देख सके कि दूसरा रेडी एंड विलिंग है या नहीं, और दूसरा उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो देख सके कि क्या ये वही चीज है जिसका वादा हुआ है। तो अगर वो खान साहब कहेंगे मैंने चलगोजे सप्लाई करना है और आप कहें अभी मत करो मैं पहले आके चेक करूंगा, तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पे इनकार नहीं है, वो उसका हक है कि वो आके चेक करे आपकी परफॉर्मेंस होने से पहले। एंड देन फाइनली अगर ज्वाइंट प्रोमिसेस होंगे तो ऑफर किसी एक को भी कर दी जाए तो समझा जाएगा सबको कर दी। ये बात तो आपको याद है ना कि ये ऑफर कर रहा है, जिसको ऑफर कर रहा है उसको तोड़ा जा सकता है।
तो क्या हमें अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और उसकी एसेंशियल्स या उसकी काम की बातें समझ आई? तो इसका मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट या परफॉर्म हो सकता है या अटेम्प्ट टू परफॉर्म होगा। अटेम्प्ट टू परफॉर्म में ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, अनकंडीशनल हो, सही टाइम पे हो, सही जगह पे हो, अगले बंदे को दोनों अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और अगर जॉइंट प्रोमिसेस हैं तो उनमें से किसी एक को भी अगर आपने टेंडर कर दिया, इसको टेंडर भी वो कहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। भाई कुछ कहना चाहते हैं? जी, अब प्रोमिसी को अगर फर्ज करें ऑलरेडी पता है कि दूसरा बंदा रेडी है ही नहीं, तो इसका मतलब है वो उसे कहेगा नहीं भाई आपके पास तो अभी वो, फॉर एग्जांपल कॉलेज आपसे कहे कि जी हम आपको क्लासें कराएंगे, और आपको पता हो कि जी अभी कॉलेज जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अपनी बिल्डिंग बना रहा है, और वो तारीख आ जाए और आपको साफ नजर आ रहा है कि जी इस वक्त विलिंग नहीं है या इस वक्त ये अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में अगर कॉलेज आपको कहे भी कि हम आपको क्लासें कराना चाहते हैं, तो आप कहेंगे नहीं भाई मैंने देख लिया है, आप इस वक्त एबल और विलिंग तो हो ही नहीं, इस वक्त तो वो सिचुएशन ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक बंदा इस पोजीशन में नहीं है कि प्रॉमिस परफॉर्म करे और वो ब्लफ कर रहा हो, तो उसको हम लोग अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं काउंट करेंगे। प्रोमिसी को ये हक है कि वो देख सके कि हाँ भाई आर यू रेडी, क्या आपके पास सारी चीजें पड़ी हैं, और अगर उसके पास चीजें नहीं पड़ी हुई तो वो अगर एक झूठ बोल रहा है कि मैं आपको डिलीवर करने लगा हूं, तो इसको हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे। ये 6 के 6 रूल समझ आ रहे हैं? किताब ने उसके बाद 3 जेनेरिक रूल्स आपको बताए, ये तीनों बातें हमें पहले से पता है, तो ये पढ़ के आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। इफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसी, उसने ऑफर दी और प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं की, तो प्रोमिसर इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, अब उसने परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, और नॉट डज ही देयरबाय लूज हिज राइट ऑफ कंपनसेशन इन कैंसिलेशन। वो परफॉर्म करना चाहता, आपने उसे इनकार कर दिया, याद है जिसने पहले काम करना था अगर आप उसे इनकार कर दें तो वो आजाद हो जाता है, तो ये वही रूल रिपीट हुआ है। Promises bind the representative of promises in case of death of such promiser before performance. Performance से पहले अगर डेथ हो जाए तो रिप्रेजेंटेटिव बाइंड हो जाते हैं unless contrary intention appear हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। तो वो बता रहे हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म होना है और एक बंदे की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे unless पर्सनल नेचर को, ये बात भी हमने पढ़ी हुई है। तीसरा, when a party to contract has refused to perform or disabled himself from performing promise, जब एक बंदे ने अपने आप को मतलब इस काबिल ही नहीं रखा कि वो परफॉर्म कर सके, या उसने इनकार कर दिया है, ब्रीच कर दी है, द प्रोमिसी मे पुट एन एंड टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे अनलेस कि वो चाहता हो कि चलो इसे कंटिन्यू करते हैं। याद है वो कंटिन्यू वाली बात है। तो ऐसे में ये तीनों रूल्स ऐसे हैं जो चैप्टर 7 में आने चाहिए थे, यहां नहीं आने चाहिए थे, या अगर आप चैप्टर 6 पढ़ते हुए पहले ये रूल पढ़ते तो हर रूल पे पूरी बहस होती है, और फिर जब वहां जाते पता लगता अच्छा यहाँ एक्सप्लेन हुआ है। तो इसलिए हमने चैप्टर 7 को पहले समझ लिया ताकि हमें वो सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब 6 के अंदर हम चीजों को देखते जा रहे हैं। यहां तक को कंफ्यूजन है तो बताएं। अब आगे चलते हैं। यहां कॉन्सेप्ट आ जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स का। ये डिस्चार्ज से हटके मैं काम करता हूं इस टॉपिक को छोड़ के, चूंकि अभी हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होता है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इस छोटे से टॉपिक को फिलहाल मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट या बाय म्यूचुअल कंसेंट भी हो सकता है। याद है हमने उस डायग्राम पे देखा था म्यूचुअल एग्रीमेंट। भाई जिस तरह से ए ने बी से कहा था कि मैं अगर 8,000 रुपए दूं तो आप 1 किलो चिलगोजा देंगे, दोनों ने बैठ के बात की थी, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यही दोनों 25 तारीख से पहले या 25 तारीख को इकट्ठे बैठे और कहा कि यार एक काम करते हैं, वो जो हमारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसे खत्म ना कर लें। तो अगर दोनों पार्टीज बाहमी रजामंदी से उसे खत्म कर लें तो ये भी अलाउड है। वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अल्टर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा था कि भाई 8,000 रुपए का 1 किलो चिलगोजा, तो खान साहब ने कहा यार चिलगोजा तो अभी कम है, तो इस तरह से ना कर लें कि 8,000 में मैं तुम्हें आधा किलो चिलगोजा दे दूं और 400 ग्राम काजू और पिस्ते दे दूं। अगर तो इस बात पे दोनों एग्री कर गए तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाइंग 1 kg चिलगोजा एट 8,000 डिस्चार्ज हो गया, और अब इनके दरमियान ये बात तय हो गई है। ये अल्ट्रेशन है जिसमें आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देते हैं। समटाइम नोवेशन हो जाती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा अच्छा चलो मेरे पास चिलगोजा नहीं है, मैं तुम्हें फलाना से चिलगोजा दिलवा देता हूँ, ओके है तुम्हारे लिए। अगर उसने ओके कर दिया तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विद खान साहब खत्म हो गया और न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद वो जो अल नसीब फूड्स है वो चल पड़ा। तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या हो सकता है, अगर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लें कि वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले आएंगे या कैंसिल कर दें या उसी में अल्ट्रेशन कर दें, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। इसको हम नोवेशन, रिसेशन या अल्ट्रेशन कहते हैं। नोवेशन है जिसमें नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने को बदल देता है, अल्ट्रेशन है जिसमें पुराने के अल्फाज बदल देते हैं, और रिसेशन है
जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे एक चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल कॉन्सेंट से आप खत्म कर सकते हैं। फिर 2 और तरीके भी हैं। रिलैक्सेशन, 8,000 देने थे जिस बंदे ने, उसने खान साहब से कहा कि खान साहब आप ये देखें कि अब तो मार्केट में चलगोजे का रेट बहुत ही कम हो गया, मैं तो फंस गया हूं आपसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट करके, मैं कॉन्ट्रैक्ट का तो वो करता हूं, एहतराम करता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा जरा डिस्काउंट दे दें। तो अगर खान साहब मान जाए और ये 6,000 रुपए देके वही 1 किलो चलगोजे उठा ले, तो इसका मतलब है खान साहब ने इसको रिमिशन दे दी, पैसे कम पे एक्सेप्टेंस हो गई। अगर म्यूचुअल कॉन्सेंट से हुआ है तो अलाउड है। इसका मतलब है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 8,000 रुपए का 1 केजी वो जो चलगोजा है वो खत्म हो गया, अब ये नई टर्म तय हुई है 6,000 रुपए में। इस तरह से, इसी तरह से अगर फर्ज करें चलगोजा मार्केट में बहुत महंगा हो जाए और खान साहब कहें कि यार देखो बहुत ज्यादा महंगा हो गया, 15-16 हजार का हो गया, मैं तुमसे वादा तो किया था लेकिन थोड़ा सा जरा तुम मेहरबानी करो, तो आप कहें चले मुझे 600 ग्राम दे दें, मैं 400 ग्राम छोड़ देता हूं। तो ये जो आपने 400 ग्राम छोड़ दिया ये वेवर है, और अब नया कॉन्ट्रैक्ट ये होगा कि 600 ग्राम पिस्ता एट द रेट ऑफ 8,000। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट विद ओरिजिनल वर्ड्स वो खत्म हो चुके हैं। तो एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 5 तरीके से डिस्चार्ज हो सकता है बाहमी रजामंदी से। नंबर 1 मिलके कैंसिल कर दें, नंबर 2 नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने की जगह ले आए तो पुराना खत्म हो जाएगा, नंबर 3 पुराने के अंदर ही तब्दीलियां कर लें, नंबर 4 अमाउंट में रिलैक्सेशन देते हैं, इसको रिमिशन बोलते हैं, नंबर 5 जिम्मेदारी में रिलैक्सेशन देते हैं, इसको हम वेवर कहते हैं। तो प्रोमिसी may dispense with the remit wholly or in part the performance of the promise made to him, और may extend the time extend कर सकता है, रिलैक्सेशन दे सकता है, पैसे छोड़ सकता है, या instead of it any satisfaction जो उसे मुनासिब लगे कि हाँ भाई उतना नहीं उतना, उतना नहीं उतना। तो ये 5 बातें हैं जो मैंने एक ट्यूटर नोट बनाया हुआ है कि इनोवेशन, रेसेशन, अल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर, इनका क्या मतलब होता है। एक नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने की जगह आ जाए, कई दफा पार्टी भी बदल जाती है, रेसेशन कैंसिलेशन हो जाता है, अल्ट्रेशन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तब्दीली हो जाती है, रिमिशन कम पैसे मान लिए जाते हैं, और वेवर कोई लीगल राइट छोड़ दिया जाता है। सिलेबस में इन 5 की डेफिनेशन नहीं है, सिलेबस ने 2 लाइनों में ये 5 बातें बताई हुई हैं, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर करके उसको एक्सप्लेन किया है कि ये 3 बातें यहाँ हो रही हैं और यहाँ कम पैसे या कम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने की बात हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे होगा? जब 2 पार्टीज बाहमी रजामंदी से जो आपस में तय किया हुआ था उसके अगेंस्ट कुछ और बातें खुद ही से तय कर लें, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट और ओरिजिनल टर्म्स क्या हो गई? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का क्या मतलब था? दैट कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। म्यूचुअल एग्रीमेंट वाली बात समझ आई? देन डिस्चार्ज ड्यू टू प्रोमिसी, रिफ्यूजल और नेग्लेक्ट। अगर प्रोमिसी आपको रिफ्यूज कर दे, इफ एनी प्रोमिसी नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू अफोर्ड द प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, आप परफॉर्म करना चाहते हैं लेकिन वो आपको परफॉर्म करने नहीं दे रहा, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, आप पेंट करना चाह रहे हैं वो घर में घुसने नहीं दे रहा, घर में मेहमान आए हुए हैं, कुछ और रिस्ट्रिक्शन है, तो प्रोमिसर इज एक्सक्यूज बाय सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल एज टू नॉन परफॉर्मेंस। अब वो आजाद हो गया, अब उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये बात भी हम 2-3 दफा रिपीट कर चुके हुए हैं कि अगर एक बंदा परफॉर्म करना चाहता है और सामने वाला बंदा इनकार कर देता है तो पहला वाला बंदा आजाद हो जाता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इम्पॉसिबिलिटी से क्या होता है? एक और फिनोमेना भी है इलीगैलिटी। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से इलीगल हो गया तो खत्म हो जाएगा। इलीगल क्यों हो जाता है वो बातें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, ज्यादा 5 बातें, उन 5 में से कुछ हो गया तो हम कहेंगे ये इलीगल हो गया। तो अगर एक चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से पहले इलीगल हो जाए तो वो खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएगा, आपकी जिम्मेदारी खत्म, और अब वो एक दूसरे से जो भी कंपनसेशन और जो भी एक दूसरे को बेनिफिट्स वगैरह दिए वापस ले लिए जाएंगे। यहां डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। पहली बात, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इम्पॉसिबल एक्ट कर रहे हो, ये वैसी वॉइड है। ऐसा एग्रीमेंट विच इज सेइंग क्या हो ये इम्पॉसिबल काम करें, वो वॉइड अब इनिशियो है। और आपको याद होगा वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें शर्त इम्पॉसिबल होती थी वो भी वॉइड होता था। तो इम्पॉसिबिलिटी तो वॉइड है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन लेकिन सब्सिक्वेंटली इलीगल या इम्पॉसिबल हो गया ड्यू टू कुछ ऐसा इवेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर प्रोमिसर ने हाइड की इम्पॉसिबिलिटी, फिर कंपनसेशन देनी पड़ेगी। अगर एक बंदे को पता था इम्पॉसिबिलिटी का, दूसरे को नहीं पता था और उन्होंने आपस में किया कॉन्ट्रैक्ट, तो एक ने दूसरे के साथ टेक्निकली धोखा किया है। तो जब एक ने दूसरे के साथ धोखा दिया
तो दूसरा आजाद हो जाएगा और दूसरा वो कंपनसेशन भी मांग सकता है। लेकिन अगर एक इम्पॉसिबिलिटी है, दो बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें, किसी को नहीं पता था, किसी ने किसी के साथ धोखा नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वॉइड में और ब्रीच में फर्क होता है। वॉइड का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट अब इस काबिल ही नहीं है कि वो परफॉर्म हो, वो लीगली उसके अंदर पावर नहीं रही। अब जिसने जिसको जो पैसे दिए हुए हैं, जिसने जिसको जो बेनिफिट दिया हुआ है, वो वापस करना होगा। एवरी पर्सन इज बाउंड टू रिस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड और कंपनसेटेड अर्लियर। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो सबके जिम्मे होता है कि जिस जिसके पास जो बेनिफिट दूसरे से आया हुआ है वो वापस कर दिया जाए। इफ एन एग्रीमेंट इज प्रूव वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एक एग्रीमेंट वॉइड साबित हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाए, एनीवन हैविंग रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर दैट इज बाउंड टू रिस्टोर इट और टू मेक कंपनसेशन टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव। जिस बंदे से उसे रिसीव किया था उसको वो कंपनसेशन या उसको वो चीज वापस करे। अगर वो चीज वापस कर सकता है और अगर वो चीज बेच के खाकू गया है तो उसके पैसे दे दे। कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल कब होता है? किताब ने कहा 4 चीजों में, 4 सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसमें 2 बातें हैं, 4 जगह इम्पॉसिबल हो जाता है और 5 ऐसी जगह जहां इम्पॉसिबल नहीं होता। 4 वो कौन सी जगह जहां इम्पॉसिबल हो जाता है? कि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए। ए ने बी से अगर एक खास किस्म की एक स्पेसिफिक चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए बी को कहता है कि जी ये वाली गाड़ी जो अल्टो गाड़ी है, सफेद रंग की है, जिसका इंजन नंबर ये है, जिसका चेसिस नंबर ये है, जिसका मॉडल ये है, जिसकी मेक फलाना ईयर की है, ये गाड़ी मैं तुम्हें 13 लाख रुपए की बेचूंगा। वो भी मान गया, आपस में तय हो गया। लेकिन गाड़ी जल गई, गाड़ी पे बिजली गिर गई, सैलाब में बह गई, कुछ ऐसा हुआ जिससे सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया। अगर सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया तो क्या अब ये गाड़ी को डिलीवर करना पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी, एक बंदे ने पर्सनल स्किल्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था दूसरे के साथ और उस बंदे की डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो बच्चे तो पर्सनल स्किल नहीं ना वो कर सकते। एक सर्जन ने एग्रीमेंट किया था कि जी मैं आपका ऑपरेशन करूंगा और सर्जन की डेथ हो गई। तो अब जब वो सर्जन की डेथ हो गई तो अब वो बच्चों तक नहीं जा सकता। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल स्किल्स वाला था वो बंदे की डेथ से क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समटाइम डेथ नहीं होती, समटाइम पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाती है। एक बंदे ने दौड़ने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसकी टांगें टूट गई। एक बंदे ने गाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसकी जबान चली गई। एक बंदे ने पेंटिंग करने का वो किया था, उसका हार्ट टूट गया या उसको कोई बीमारी हो गई इस तरह की कि अब वो उस तरह से वो रशा हो गया कि जी उसके हाथ कांप रहे हैं और उससे वो पेंटिंग नहीं हो रही। एक बंदा जिसने जहनी तौर पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना था, उसकी याददाश्त चली गई या कुछ और। तो डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी। पर्सनल इनकैपेसिटी को कानून की जुबान में डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं कि एक बंदा जिंदा है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस चीज का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी ऑफ पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म हो जाता है। देन वॉर डिक्लेयर होने पे आपको याद होगा, अगर 2 मुल्कों के दरमियान वॉर छिड़ जाए और वो एलियन एनिमी बन जाए तो ऑटोमेटिकली उनके कॉन्ट्रैक्ट या सस्पेंड हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। तो ये बात भी हमें पहले से पता थी, ये बात भी पता थी। नई बात क्या पड़ी है? अगर सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए। दूसरी नई बात क्या है? अगर वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर वो वजह खत्म हो जाए, वहां कंसिडरेशन तबाह हुई है, यहां ऑब्जेक्ट तबाह हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाए, भाई आप लोगों ने आके जो है वो कहा कि जी हमने बीएलडी की यहाँ क्लासेस लेनी है, हमने आपको एडमिशन दे दिया। आपने क्लासें इसलिए ली थी कि आईकेएप में एक पेपर था जिसका नाम था बीएलडी। अब हुआ ये कि क्लासें शुरू होने से 2 दिन पहले आईकेएप ने कह दिया जी बीएलडी अब हम खत्म कर रहे हैं, बीएलडी का हम इम्तिहान नहीं लेंगे। आप कॉलेज पहुंचे और आपने कॉलेज आके कहा कि जी अब मुझे रिफंड दे दें। कॉलेज कहेगा जी मेरा आपका तो एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, आपने पैसे दिए हुए, अब हमारे हिस्से की परफॉर्मेंस का टाइम है और हमने तो इनकार नहीं किया। हमारा टीचर जिंदा भी है, क्लासरूम भी मौजूद है, किताबें भी मौजूद है, हम तो पढ़ाएंगे। लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए थोड़ी पढ़ रहे थे, आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे थे। आप किस वजह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे थे? आईकेएप पेपर ले रहा है। तो जब आईकेएप ने वो पेपर ही खत्म कर दिया तो आपकी वो वजह ही खत्म हो गई। आप कहेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक इस वक्त इम्पॉसिबल हो गया, दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग व्हिच फॉर्म्स बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट और अकर, वो वजह ही खत्म हो गई है। इसकी एक आसान एग्जांपल होती है कि इतवार बाजार। गवर्नमेंट हर इतवार बड़े जोशो खरोश से इतवार बाजार लगाती है। तो एक बंदे ने जुम्मे वाले दिन कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ कि जी परसों इतवार को यहाँ पे मैं एक स्टॉल लगाऊंगा और इसका किराया मैं आपको 30,000 रुपए दे दूंगा।
और तय हो गया, उसने 30,000 रुपया दिया इसलिए कि उसने इतवार वाले दिन वहां स्टॉल लगाना था। हुआ ये कि गवर्नमेंट ने हफ्ते की रात मौसम को देख के और कहा कि इस इतवार हम इतवार बाजार नहीं लगाएंगे। स्टॉल भी मौजूद है, स्टॉल देने वाला भी मौजूद है, स्टॉल लेने वाला भी मौजूद है, तो इम्पॉसिबल हो गया। क्यों? वो वजह खत्म हो गई ना। वो वहां स्टॉल एक खाली ग्राउंड में बिला वजह स्टॉल तो नहीं ना लगाएगा, वो इसलिए लगा रहा था कि वहां पे इतवार बाजार था। तो ऐसे में समटाइम दिस इज गुड कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वजह बता दें अगले बंदे को, ये मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर इसलिए हो रहा हूँ कि मेरा ये पर्पज है। ये वजह एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी। भाई आपने हमें कभी भी ना बताया हो कि आप आईकेएफ की वजह से एडमिशन ले रहे हैं, तो भी हमें पता है कि हमारे पास आने वाले क्यों एडमिशन लेते हैं, आईकेएफ का पेपर देना है। तो अगर वो वजह खत्म हो जाए, तो अगर सब्जेक्ट मैटर खत्म हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह खत्म हो जाए, डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी हो जाए, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाए। भाई ने ब्रेक में जो है वो एग्जांपल पूछी थी कि वो जी अगर ड्राई फ्रूट हो और ड्राई फ्रूट जो है वो हमने 14 फरवरी को डिलीवर करना हो, अब आपने जिसे डिलीवर करना हो बंदा ही मर जाए। ड्राई फ्रूट भी मौजूद है, खानसा भी मौजूद है, पैसे भी मौजूद है, वजह खत्म हो गई। तो इफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो जिसकी वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, अगर वो वजह ही खत्म हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? 4 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन 5 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं होगा। आप कहेंगे ये तो 4 है, वो 5वां नीचे बेचारा, उसकी जगह नहीं बन रही थी। तो 5 ऐसी सिचुएशन है जहां कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट हुआ, इम्पॉसिबल नहीं हुआ। डिफिकल्टी में और इम्पॉसिबिलिटी में फर्क है। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक काम हो सकता ही नहीं, और डिफिकल्टी, ठीक है, मैं आपसे कहूं कि जी आखिरी महीना आ गया, आप एक पेपर दे रहे थे, काम करें 4 पेपर उठा के दे दें। आप कहेंगे सर बड़ी इम्पॉसिबल सी बात कर रहे हैं। तो क्या ये इम्पॉसिबल है या इम्पॉसिबल सी बात है? ये इम्पॉसिबल जैसी दिख रही है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल हो सकती है बहुत शदीद मेहनत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस के साथ। तो अगेन, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट हो जाए, बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाए, लेस बेनिफिशियल हो जाए, तो फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं होगा। अगर खान साहब कहें कि यार बस तुमसे बात करके मैं तो फंस गया, अब तो चलगोजे मिल ही नहीं रहे, वो कहेंगे जी वो आपका मसला है। क्या दुनिया में चलगोजे खत्म हुए? नहीं। उन्होंने कहा स्पेन से मंगवाने पड़ेंगे। मंगवाए, मेरी तो आपसे बात हुई है ना। ये आप कहें दुनिया में चलगोजे आना ही बंद हो गए हैं, तो फिर तो इम्पॉसिबल हो जाए। अब आपके लिए डिफिकल्ट हुआ, आपको पाकिस्तान में नहीं मिल रहा, आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सोचना था ना मुझे तो चलगोजे चाहिए। अब अगर मुश्किल हो गया है तो भी आपने मुझे चलगोजे अरेंज करके देने हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल हो जाए तो उसको इम्पॉसिबल नहीं काउंट करना। कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियली अनवाइबल हो जाए, लॉस में चला जाए, उनको चलगोजे 20,000 के मिल रहे हैं और हमसे 8,000 का तय करके बैठे हुए हैं, तो भी हमारा तय हुआ था, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया ही इसलिए था कि हम अपना रेट फिक्स कर लें, तो अब उनको वो चलगोजे सप्लाई करने पड़ेंगे। इन दोनों में फर्क है। वहां मुश्किल हो जाता है, लेस बेनिफिशियल हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, यहां आप लॉस में चले जाते हैं। तो ये सिचुएशन हो या ये सिचुएशन हो, कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट हुआ, इम्पॉसिबल नहीं हुआ। वो किसी थर्ड पर्सन पर रिलाई कर रहे थे, वो डिफॉल्ट कर गया। खान साहब ने कहा यार असल बात ये है कि मैंने तो अल नसीब फूड वालों से लेके देना था, उनके पास भी चलगोजा खत्म हो गया है। तो मैं कहूंगा जी आपने मुझे तो नहीं बताया था ना ये वाली बात, अगर बता देते, वो याद है स्पेशल डैमेजेस पहले से पता हो, तो अब मुझे नहीं पता तो जिस मर्जी पे रिलाई कर रहे हैं। तो अगर आपने एक दर्जी को सूट दिया सिलने के लिए कि ये ईद पे चाहिए, अब अगेन बोले या ना बोले टाइम एसेंस है। अब अगर चांद रात को कहे 3 दिन बाद आपको सूट दे दूंगा तो गलत हो जाएगा ना। तो ये तो नेचर इस तरह से। तो अब अगर वो चांद रात पे आप उसके पास जाके कहेंगे भाई अब तो सूट दे दो, वो कहे जी वो असल बात ये है कि मैंने एक और बंदे को दिया था सिलने के लिए, वो फ्रॉड कर गया मेरे साथ। तो आप कहेंगे ये मेरा मसला नहीं है, मुझे वो सूट चाहिए, नहीं तो मुझे उतनी कंपनसेशन दो कि मैं मार्केट से जाके सूट खरीद सकूं। अगर एक थर्ड पर्सन पे वो रिलाई कर रहा है और थर्ड पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट हुआ है, इम्पॉसिबल नहीं हुआ। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो जाए कुछ ऑब्जेक्ट्स में, वही वाली बात, अगर हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में 5-6 चीजें सप्लाई होनी थी और उनके अलग अलग पैसे तय हुए हुए, तो उनमें से एक चीज अब नहीं आ रही लेकिन बाकी मौजूद है और बाकियों के पैसे तय हो सकते हैं। तो अगर सेग्रीगेटेबल है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर वो सेग्रीगेट नहीं कर सकते तो फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। याद है इलीगैलिटी में भी बात थी, तो इम्पॉसिबिलिटी में भी बात।
देन हड़तालें, धरने, हंगामे, सिविल डिस्टरबेंस और इस तरह की चीजों से कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म नहीं होता। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि जी इस वक्त तो बहुत शोर शराबा है, इस वक्त तो सिविल डिस्टरबेंस चल रही है, इस वक्त तो मुल्क गिर तहरीक चल रही है। वो कहेगा कि भाई जो मर्जी चल रहा है, अगर हमने पहले तय नहीं किया था कि इससे कुछ मसला है, तो अब मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट, अब आप 25 तारीख को खान साहब से रब्ता करें और खान साहब के यहाँ सड़क पे देखो तो सही रश कितना है, हंगामे चल रहे हैं, मैं बाहर निकला मुझे किसी ने बल्ला मार दिया तो ठीक है। अब लोग वहां पे बल्ले पकड़ के जनाब शीशे तोड़ रहे हैं और जनाब वो लोगों को मार रहे हैं और अमलाक तोड़ रहे हैं। अब खान साहब परेशान है, लेकिन खान साहब ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जबान का पास रखना पड़ेगा। तो ऐसे में कोई भी स्ट्राइक, लॉकआउट या सिविल डिस्टरबेंस से कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद खत्म नहीं होगा। पार्टीज ने अगर पहले से तय किया हुआ था कि अगर कोई हड़ताल हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो वो और बात है। जी, अगेन अगर कर्फ्यू लगा हुआ है, अब डिपेंड करता है, अगर गवर्नमेंट रोक दे तो फिर तो वो इलीगल और वो वाला हो गया ना, तो फिर आपको एक्सक्यूज हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने नहीं रोका और आप डर जाएं तो वो फिर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल में फर्क है। 5 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट होता है, 4 में इम्पॉसिबल होता है। सब्जेक्ट मैटर खत्म हो जाए, बंदा खत्म हो जाए, लड़ाई चल पड़े या वजह खत्म हो जाए। और 5 केसेस में कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्राइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों लिस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या कब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है और कब इम्पॉसिबल नहीं होता। तो 5 केसेस डिफिकल्ट हो जाए, लेस बेनिफिशियल हो जाए, नुकसानदेह हो जाए, किसी थर्ड पर्सन पर रिलाई कर रहे थे वो भाग जाए, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी हो जाए, स्ट्राइक, लॉकआउट या सिविल डिस्टर्बेंस वगैरह हो जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो खत्म नहीं होता इनसे। जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल करते हैं तो क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मे बी कम्युनिकेटेड इन सेम मैनर विद सेम रूल एज अप्लाई टू कम्युनिकेशन और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। जब एक बंदा कैंसिल करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो अदर पार्टी को परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, और जिसने कैंसिल किया है अगर उसने कोई बेनिफिट लिया हुआ है तो वो बेनिफिट भी उसे वापस करना पड़ेगा। ये बात भी किताब ने कई दफा बता दी है। तो जो रूल हमारे रह गए, दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अगेन इसका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, डिस्चार्ज ऑफ पेमेंट से ताल्लुक है। इसमें क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स मीन एलोकेशन ऑफ पेमेंट। अब टेक्स्ट के अंदर वर्ड एप्रोप्रिएशन और एलोकेशन का मतलब अलग अलग होते हैं, लेकिन लॉ को कोई मसला नहीं है। पेमेंट की एप्रोप्रिएशन का मतलब है एलोकेशन ऑफ पेमेंट। कब? जब एक बंदे ने दूसरे के बहुत सारे पैसे देने हो तो वो उसको कैसे कैसे एलोकेट करे, इससे एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा था मिस्टर मासूम स्टूडेंट, और फॉर एग्जाम्पल दूसरी तरफ पार्टी थी मिस्टर जालिम कॉलेज। मासूम स्टूडेंट, जालिम कॉलेज, इसलिए कि आप हमेशा अपने आप को मासूम मानते हैं और हमेशा कॉलेजों को जालिम मानते हैं। एक मासूम स्टूडेंट और एक जालिम कॉलेज। मासूम स्टूडेंट ने 14 सितंबर को एडमिशन लिया और उसने कहा मैंने पीआरसी के 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और मैं इन 2 सब्जेक्ट्स के पैसे दूंगा 20,000। 14 सितंबर को उसने पीआरसी के 2 सब्जेक्ट्स में एडमिशन लिया और कहा मैं 20,000 रुपए दूंगा। 16 सितंबर को जब वो तंग आ चुका था, इतने सारे लोगों से बार बार आके मिले थे कि तुम पागल हो गए हो, 2 सब्जेक्ट में एडमिशन लिया, तुम पूरे पीआरसी में एडमिशन लेते, और पीआरसी में अब सब्जेक्ट कितने? 3। तो उसने एक एडिशनल एक और सब्जेक्ट में भी एडमिशन ले लिया। फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं ये क्यूएम था और आईटीए था, जो लोगों की पहली अवलीन चॉइस है, और ये बेचारा वो गरीब सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड इको, IBE। अब क्या इसका नया कोड क्या है? नहीं, बिजनेस इनसाइड तो वो है भाई, कैफ का पेपर है। चलें, ये एक पेपर था और वो 2 पेपर लेने पे डिस्काउंट मिला था, ये उसको मिला 12,000 का। अब वो पढ़ रहा है, अपनी जिंदगी में सुकून से जी रहा है। अचानक से कुछ लोगों से आके मिले, उन्होंने कहा यार तुमने कैफ का पैकेज नहीं लिया हुआ अभी तक? उसने कहा ना करो, ये क्या होता है?
कैफ का पैकेज ही नहीं लिया। वो तो जहन्नुमी है वो लोग जो पीआरसी में कैफ का पैकेज नहीं लेते। इसने 4 लोगों से पूछा, सारे के सारे ये कह रहे थे कि कैफ का पैकेज लेना जरूरी है। अपने हॉस्टल में पूछा, सारे ये कह रहे थे। इतने सारे लोगों ने आके कहा कि तुम लाजमी कैफ में एडमिशन लो, बल्कि ज्यादातर कहते आओ मैं तुम्हारा जाके एडमिशन कराऊं। आपको समझ भी नहीं आया, ठीक है। तो वो आपका हाथ पकड़ के आपका जाके एडमिशन भी करा दिया, और जो है वो बाद में निजी महफिल में उन लोगों से मुलाकात करके कहा, हाँ जी बच्चा ला के दिया था, घेरू करके दिया था पहे। तो फॉर एग्जाम्पल 19 अक्टूबर को, अब नवंबर में आप पेपर देने वाले हैं, ठीक है। 19 अक्टूबर को उसने कहा आज जो कैफ का तुम्हें पैकेज में दिलवा दूं, तुम्हें पूरा कैफ कितने में दिलवा दूं? 1,08,000। वो तो टोटल पैकेज होता होगा ना। चले फर्ज करें जी 80,000 में तुम्हें, अच्छा हाँ ग्रुप ए है, नहीं सियानी बात तो है कि पूरे कैफ में एडमिशन करवाया जाए। ये डिपेंड करता है एम्बेसडर कितना तगड़ा है, ठीक है। कैफ का ग्रुप ए और एडमिशन हुआ है 40,000 रुपए में। अच्छा अब आपने एडमिशन तो कराया हुआ है, आपकी ड्यू डेट आनी थी अक्टूबर की 25 को आपने पेमेंट करनी थी। वैसे तो कॉलेज तब तक छोड़ेगा नहीं, लेकिन बहरहाल फर्ज करें अक्टूबर की 25 को कॉलेज ने आपसे पेमेंट लेनी है। आपने 25 तारीख को कॉलेज को पैसे दे दिए 15,000 रुपए। अभी देखिएगा सियाना कौन है असल में। कॉलेज ने कहा नहीं है भाई 15,000 कम है, तुमने तो देखो हमारे कितने सारे पैसे देने हैं, 20 ये वाले भी देने हैं, 12 ये भी देने हैं, 40 ये भी देने हैं, तो बहुत सारे बन जाते हैं। 15 कम है, 50% दे दो, हमें 50% दे दो। क्या खूबसूरत बात है, कितना? 60 और 36,000 वो कर लिए, 36,000 दिए। फिर इसको एक समझदार बच्चा मिला, उसने कहा यार एम्बेसडर्स के हत्थे चढ़ गए, पागल हो तुम। वो पीआरसी में कैफ में कौन एडमिशन लेता है? उस कॉलेज का पीआरसी चलता है, कैफ तो पड़ोस में अच्छा है। पड़ोस वालों के देखो मेरिट पे मेरिट सर्टिफिकेट आ रहे हैं, कभी लॉ में मेरिट आ रहा है, कभी अकाउंटिंग में मेरिट आ रहा है, कभी ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो यार कैफ में नहीं, कॉलेजों के झांसे में आना होता है। वो बेचारे शरीफ लोग हैं, उनको मार्केटिंग नहीं आती, तो जो इधर तुमने जो है वो डील कर ली, बच्चा अकलमंद हो गया। बच्चे ने सोचा कि अब उसकी अगली किस्त, कॉलेज को भी पता था नवंबर की 10 को उसका इम्तिहान है, कॉलेज ने अगली किस्त रखी थी 1 नवंबर को। उसका कहा तुमने बकाया आधे पैसे 1 नवंबर को देने हैं। बच्चा अब सियाना हो चुका है, बच्चे ने पैसे नहीं दिए, कॉलेज ने पीआरसी का पोर्टल ब्लॉक कर दिया। क्यों? आपने तो पैसे दे दिए सारे। कॉलेज ने कहा कि आपने हमें इस 40 में से 36,000 दे दिया है, आपका 4,000 कैफ का रहता है और पीआरसी की आपकी सारी फीस रहती है। आपने को भाई ये कौन सा हिसाब किताब है? उनका अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। कानून ध्यान से पढ़ लेते तो तुम्हारे साथ बुरा ना होता। उस वक्त तक कैफ में आए नहीं थे। तो चलें आप आगे इस तरह के किसी नुकसान से बच सके तो मैं आपको कानून बता दूं। जब एक बंदे ने दूसरे के बहुत सारे पैसे देने होते हैं तो फिर रूल क्या होता है? रूल नंबर 1, पैसा देने वाला बताता है कि ये पैसा मैं इस मद में दे रहा हूं, इस मद में दे रहा हूं या इस मद में दे रहा हूं। पैसा देने वाला बताएगा। अगर पैसा देने वाला बताएगा तो फिर पैसे रिसीव करने वाले पे मजबूरी है कि उसने उसी पेमेंट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करना है। तो अगर आप कहेंगे जो मैंने 36,000 दिए इसमें से 20,000 ये वाला दिया है, 6 इसमें से दिए और बकाया इसमें से दिया है, आप चाहें तो कहें मैंने ये 2 क्लियर कर दिए और कुछ उसके पैसे भी दे दिए। रूल 2, आप बताना भूल जाते हैं, आप नहीं बताते, देन कॉलेज जो रिसीवर ऑफ द कैश है उसकी मर्जी, वो उसको जैसे मर्जी एलोकेट करे। तो कॉलेज अगर यहां एलोकेट करता तो उन्हें फायदा ना होता, क्योंकि आपने कैफ में भाग जाना था और पीआरसी में आपने भागना नहीं था। आप उस कॉलेज से पढ़ रहे हैं, पोर्टल मौजूद है, आप क्लासें ले रहे हैं और बिल्कुल आखिरी महीना आया हुआ है, तो उन्होंने वहां एलोकेट कर दी जहां उन्हें फायदा है। तो
यहाँ पे जो सेकंड रूल है वो ये है कि अगर पेमेंट रिसीव करने वाला चाहे तो अगर पेमेंट देने वाले ने नहीं बताया तो अपने हिसाब से उसको कहीं पे भी एलोकेट कर सकता हो सकता है वो आपका को 2 साल पुराना भी ड्यूज निकाल के ले आए कि वो आपके उस वक्त के भी पुराने कुछ पैसे रहते थे, हमने वो भी एडजस्ट कर लिया है। टाइम बार्ड भी एडजस्ट कर सकते हैं। रूल 3, दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बताया, आपने पेमेंट की और अगले दिन आपका झगड़ा पड़ गया, मामला अदालत चला गया, अदालत ने पूछा आप पेमेंट करने वाले, तुमने बताया था कौन सी पेमेंट है, आपने कहा ये मैंने नहीं बताया था कि किसको एडजस्ट होगी। कॉलेज से पूछा क्या आपने अपने सॉफ्टवेयर में अभी तक किसी को एलोकेट किया, उन्होंने कहा जी हमें मौका नहीं मिला, मिला होता तो हमने जरूर एडजस्ट कर लेना था। अब दोनों पार्टीज ने कोई एलोकेशन नहीं की, तो अब लॉ कहेगा कि अब टाइम की तरतीब को देखा जाए। सबसे पहले ये था, ये टेको, फिर ये था, ये टेको, ये 32,000 हो गए, अब जो 4,000 है वो यहां एडजस्ट होंगे स्ट्रिक्टली टाइम बेसिस। और फर्ज करें 16 सितंबर को 2 एडमिशंस है या 19 अक्टूबर को 2 सब्जेक्ट्स में एडमिशन है या मिक्स है, तो जो उस टाइम पे हैं उसके दरमियान वो एलोकेशन उसकी हो जाएगी। हम देख लेंगे कि जी कितनी परसेंटेज उसकी बनती है, कितनी परसेंटेज उसकी बनती है। तो खैर ये तो वो एग्जांपल देते देते मैं बीच में जरा मजाक शुरू कर दिया था, लेकिन अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे के काफी ज्यादा पैसे देने हो, 3-4 मंथ में पैसे देने हो, तो पैसे देने वाला बताएगा कि ये पैसे मैं कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स के दे रहा हूं। अगर पैसे देने वाला नहीं बताएगा तो पैसे रिसीव करने वाला अपने हिसाब से एलोकेट करेगा कि वो कौन सी पेमेंट को चार्ज करने लगा है, और जब अपने हिसाब से करेगा तो टाइम बार्ड भी उसको अलाउड है, डिस्प्यूटेड अलाउड नहीं है, जिसपे ऑलरेडी आपका फटा चल रहा है कॉलेज से, वो अलाउड नहीं है। और अगर दोनों पार्टीज एलोकेट नहीं करती तो फिर क्या होगा, कोर्ट टाइम बेस्ड पे फैसला करती है, जो पहले आया वो पहले जाएगा, और अगर एक तारीख पे एक से ज्यादा है तो हम उनको प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। प्रोपोर्शनेट समझते हैं? फॉर एग्जांपल आपने 10-10 हजार देने थे 2 सेम तारीख पे और पेमेंट हुई है 6,000 की, तो 3,000 इधर 3,000 उधर। आपने एक सब्जेक्ट के 10 देने थे और दूसरे के 20 देने थे, पेमेंट आई है 6 की, अब क्या करें? 4,000। हाँ, अब आधा आधा डिवाइड नहीं होगा, अब 10 और 20 टोटल मिला के 30 है, 10/30 33% और 20/30 66%, तो 6,000 का 33% उधर चला जाएगा और 66% इधर चला जाएगा। तो ये अमाउंट मल्टीप्लाई हो जाएगी उस पेमेंट डिवाइडेड बाय टोटल जो आपकी अमाउंट है उसके साथ। फिर अगेन बैंक जिस तरह की चालाकी करते हैं, बैंक में जब आप उनको इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं तो इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल के पैसे भी होते हैं और मार्कअप के भी पैसे होते हैं। तो अगर बैंक जो है वो आपने 1 लाख का लोन लिया और 10,000 उसके ऊपर फर्ज कर इंटरेस्ट है और आपने कर दी 30,000 की पेमेंट, तो 30,000 की पेमेंट से आपकी ख्वाहिश ये होगी कि यार मैं जब लाख रुपए वाला लोन है वो 30 से कम हो जाए, 70 और 10,000 मैंने इंटरेस्ट देना है, मैं देता रहूंगा। बैंक कहता है ऐसे नहीं, पहले वो इंटरेस्ट माइनस करेगा, बाद में प्रिंसिपल। क्यों? ताकि अगली दफा जो इंटरेस्ट बने वो भी एक अच्छी अमाउंट का बने। तो अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ड्यू हैं तो पहले मार्कअप सेटल होगा, बाद में प्रिंसिपल सेट होगा। रूल बनाने वाले भी वही साहूकार है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने ये काम इस तरह से करना है। तो किताब से पूछते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मींस एलोकेशन ऑफ पेमेंट टू अ पर्टिकुलर डेट और डेट्स वेयर अ डेटर ओ सेवरल डिस्टिंक्ट डेट टू। जब डेटर ने एक बंदे के मल्टीपल डेट्स देने हैं तो वो पैसे जो दे रहा है वो कौन से को जाएंगे, इस फिनोमेना को कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट या एलोकेशन ऑफ पेमेंट। 4 रूल्स क्या हैं? Debt to be discharged is indicated. The payment if accepted must be applied accordingly. अगर उन्होंने पेमेंट रिसीव कर ली तो वैसे ही एलोकेट करेंगे जैसे आपने कहा है। Debt to be discharged is not indicated. आपने नहीं बताया तो creditor has option to apply the payment to any lawful debt due from the debtor even it is time barred but cannot apply to a disputed debt. तीसरा, neither party makes an, कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं कर रहा तो फिर पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम वेदर और नॉट दे आर टाइम बार्ड। चाहे टाइम बार्ड है, यानी इसका मतलब है टाइम बार्ड सबसे पहले एडजस्ट होगा, फिर बाकी टाइम वाइज आते चले जाएंगे। अगर डेट इक्वल स्टैंडिंग के हैं, सेम डेट पे हैं, सेम टाइम पे हैं, पेमेंट टू बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली। एंड फाइनली इफ प्रिंसिपल एंड मार्कअप बोथ आर ड्यू देन मार्कअप इज सेटल्ड फर्स्ट एंड देन प्रिंसिपल सेटल्ड। बात कुछ समझ आई है? तो परफॉर्मेंस से रिलेटेड हमारे जो दोनों चैप्टर्स थे वो हम लोगों ने खत्म